सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है टरबाइन का। ठीक है, तो टरबाइन का हम लोग जानते हैं यूज़ किस लिए होता है, कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं बिजली वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्योंकि अभी हाइड्रोलिक्स में पढ़ रहे हैं और हम लोग वाटर टरबाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोलिक एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करके, जैसे वाटर जो बहता है नदियों वगैरह से, जब वाटर बहते हुए आता है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे अगर एक टरबाइन लगा दे तो जो टरबाइन का ब्लेड्स है या वेन है, ठीक, या बकेट है, ठीक, तो ब्लेड वेन और बकेट के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यही जब वाटर इस पर जैसे पड़ता है तो ये रोटेट करना चालू कर देता है, जिससे टरबाइन घूमना चालू हो जाता है। ठीक, जब टरबाइन घूमना चालू होता है तो ये टरबाइन का जो रनर होता है, जो घूमता है, उसको हम लोग रनर बोलते हैं। ठीक, तो जो या रोटर बोलते हैं उसको, तो जब वो रोटर घूमने लगता है तो वो एक शाफ्ट से ज्वाइंट होता है सीधे कहाँ पे, अपने इस जनरेटर से। ठीक है, एक शाफ्ट के ज़रिए। तो जब वो रनर रोटेट करता है तो शाफ्ट भी रोटेट करते हैं, जिससे जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। अब जनरेटर जब चालू होता है तो क्या, बिजली बनना हम लोग की चालू हो जाती है। ठीक है, तो मेन हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि वाटर की एनर्जी का इस्तेमाल करके, पानी का जो बहाव वाली ऊर्जा है उसको, या हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बिजली बनाने का काम करें। किसके ज़रिए, टरबाइन के ज़रिए। ठीक है, तो टरबाइन का यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वाटर टरबाइन में। ठीक है, तो बिजली बना ली। अब जो वाटर जो हम लोग ने यूज़ कर लिया मान लो, ठीक है, तो उसका यूज़ करने के बाद जो वाटर वेस्ट जाता है वो जाता है, हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं सिंचाई वगैरह के पर्पज़ के लिए। ठीक है, सिंचाई वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अभी आगे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह आगे प्रोसेस होती है। हम लोग कई तरह के अभी टरबाइन देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है। ठीक, सब टरबाइन के उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कि जैसे मान लो पहला है कि टरबाइन मेनली अगर हम लोग देखें तो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है इम्पल्स टरबाइन, एक होता है रिएक्शन टरबाइन। ठीक, इम्पल्स के में क्या प्रोसेस होती है और रिएक्शन में क्या प्रोसेस होती है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अगला अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें कि किस तरह से पानी जो बहते हुआ आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, तो उसके चार टाइप्स होते हैं। एक टेंजेंशियली फ्लो होता है, यानी कि स्पर्शीय फ्लो होके आ रहा है। ठीक है, बहाव होके आ रहा है। और उसके बाद दूसरा रेडियल फ्लो, ठीक है, त्रिज्या फ्लो है। ठीक है, और अगला है एक्सियल फ्लो, अच्छे फ्लो होके आ रहा है। ठीक, और एक होता है मिक्स्ड फ्लो। तो ये चार तरह के डायरेक्शन मतलब फ्लो होते हैं, जो कि फ्लो के साथ वाटर जो होता है आता है। ठीक, इसके हिसाब से भी हम लोग है ना क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक पहले देखा था इम्पल्स टरबाइन और एक रिएक्शन टरबाइन। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, किस डायरेक्शन में पानी फ्लो होके आ रहा है। ठीक, तो ये चार टाइप्स के हम लोग देख लिए। अब अगर हम लोग हेड्स की बात करें तो इसमें तीन तरह के हेड्स होते हैं, एक लो हेड, एक मीडियम हेड और एक हाई हेड। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ टरबाइन में पहला इम्पल्स टरबाइंस क्या होता है। ठीक है, इससे पहले अभी हम लोग ने क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिया, किस तरह कॉन्सेप्ट समझे। अब देखते हैं इम्पल्स टरबाइन को। ठीक है, तो इम्पल्स टरबाइन किस तरह से वर्किंग करता है, तो हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं क्या क्या है फिगर में। एक रिजर्वियर है, जहाँ से हम लोग डैम वगैरह कह सकते हैं, जहाँ से पानी बहता हुआ आता है। ठीक है, एक पेन स्टोक लगा है, उससे रिजर्वियर से ज्वाइन एक पेन स्टोक है। फिर उसके बाद आगे आके हम लोग देखते हैं पेन स्टोक के एंड पर एक नोज़ल लगा है, जिससे जो आ रहा है वाटर उसकी वेलोसिटी हम लोग बढ़ा सके। ठीक है, और क्या होता है, एक हम लोग देख रहे हैं रनर व्हील है। ठीक है, या इसको हम लोग रोटर वगैरह बोल सकते हैं। ठीक, रोटर के ऊपर बकेट्स लगे हैं। ठीक है, जिसपे वाटर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो रनर व्हील है रोटेट करना चालू कर देता है। और एक चेजिंग है। ठीक है, और एक हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेल रेस है। ठीक, और क्या हम लोग देख रहे हैं कि नोजल से जो वाटर आ रहा है एकदम जेट की फॉर्म में आ रहा है काफ़ी स्पीड में। ठीक, तो अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक, तो पहले हम लोग कंपोनेंट्स में हम लोग ने देखा क्या क्या, एक रिजर्वियर होता है, ठीक, जहाँ से पानी आता है, या हम लोग सोर्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक पेन स्टोक होता है। पेन स्टोक का मैंने पहले बताया था एक बार, टॉपिक में यही में आया था हाइड्रोलिक्स में, क्योंकि इसके एंचोर ब्लॉक लगे होता है ना, कि जिससे मान लो कि पेन स्टॉक में, क्योंकि बहुत स्पीड में पानी आता है, तो जो पेन स्टॉक के कहीं इधर उधर भागने ना लगे या कहीं से टूटे ना, तो उसके लिए हम लोग एंचोर ब्लॉक लगाते हैं, यानी ब्लॉक कर देते उसको, यानी ये कंक्रीट से पूरा बंद कर देते, यूँ कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या था
कि जब इसमें आता है तो आगे नोज़ल में अगर मान लो बंद हो जाता है तो पेनस्टॉक का कहीं पाइप फट ना जाए, इसके लिए हम लोग एक सर्च टैंक भी पहले लगाए थे। ठीक है, तो अभी क्योंकि वो सब तो पहले हम लोग देखे, तो यहाँ सीधे मेन मेन चीज़ देखते हैं, ये इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है प्रोसेस। ठीक, तो जो रिजर्वियर से पानी आता है पेनस्टॉक से, वो हम लोग क्या कहने का मतलब जो बताया था, एंचुअल ब्लॉक लगाया था, यानी कि बहुत स्पीड में पानी आता है जिसे वो डिस्प्लेस ना कर पाए, तो यानी कि बहुत स्पीड से पहले ही आ रहा। और नोज़ल क्या काम करता है, स्पीड बढ़ाने का काम करता है उसका, तो एकदम जेट फॉर्म में निकलता है, एकदम कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो जाती है उसकी। ठीक है, फिर वो जो स्पीड से पानी निकलता है वो किस पे जाता है, एक हम लोग देख रहे हैं बकेट बना है। ठीक है, कटोरा टाइप का, यानी कि ये कह लो हम लोग एक बॉल लिए रबड़ की, उसको बीच से काट दिए। ठीक है, तो जो कटोरा जिस बनता है उसी को हम लोग बकेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये रनर पे साइड साइड पे ऐसे लगा होता है कई सारा बकेट्स। ठीक है, तो जब उस पर पानी पड़ा तो रोटेट करना तुरंत चालू करेगा, क्योंकि काफ़ी स्पीड में पड़ रहा है। अब जो रोटेट करना चालू किया तो एक के बाद एक बकेट सामने आता जाता है, और वो नोज़ल से जो जेट निकलता है वाटर का वो पड़ता जाता है। तो और वो जो बकेट यानी कि रनर व्हील है वो काफ़ी स्पीड में रोटेट करना चालू कर देती है। ठीक, अब क्या होता है आगे, आगे ये चेजिंग एक लगी होती है, केजिंग से मतलब कि कहीं तो मतलब कि जो रनर व्हील है कहीं भाग ना जाए, यानी कि केजिंग हम लोग एक पैक कर देते हैं उसको एक जगह पे। ठीक है, ताकि नुकसान मतलब वगैरह मान लो आसपास जो लोग हैं उन लोग सेफ रहे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक, तो हम लोग ने सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक केजिंग मतलब लगाई जाती है पैक करने के लिए। ठीक है, जैसे मोटर्स वगैरह में होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब जो वाटर वहाँ पे लड़ा तो लड़ के वो नीचे जाता है टेल रेस में, वहाँ पे वाटर कलेक्ट होके सीधे निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी वर्किंग किसकी, इम्पल्स टर्बाइन पे। यहाँ पे मेन इम्पल्स नाम से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इम्पल्स यानी कि एक झटका मारा जा रहा है। ठीक है, इम्पल्स हम लोग यूँ कह लो एक झटका, तो एक झटका पड़ रहा है और वो रोटेट करना चालू कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में क्या नाम पता चल रहा है, ये आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ टरबाइन का सेकंड चीज़ कि अभी हम लोग इम्पल्स देख लिए किस तरह काम करें, अब देखते हैं रिएक्शन टरबाइन। ठीक, तो रिएक्शन टरबाइन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रनर होता है या रोटर होता है उसके बीच से उसके एक समझ लो स्टीम जो है उसके बीच से आती है। ठीक है, और बीच से आती है, और जो इस तरह का शेप दिख रहा है, जो जेड टाइप कैसे दिख रहा होगा कि रनर के आगे लगा है। ठीक है, तो वो जब बीच से उसके अंदर आती है तो वो जो बीच से आई, तो उसके बाद जो ये जेड शेप का अगर मान लो दिख रहा है उसी के अंदर से पास होते हुए जाती है, उसके बाद फिर वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब वो बाहर निकलती है एक बैग, तो एक झटका लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो जिससे जो रोटर होता है वो रोटेट करना चालू करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रिएक्शन टरबाइन पड़ा है कि एक्शन आगे हो रहा है और पीछे वो घूमना चालू, यानी कि आगे इतना स्पीड में निकलती है जिसकी वजह से उसका रिएक्शन पीछे की तरफ पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि नाव से अगर हम लोग उतरते हैं जब पानी में रहती नाव, तो नाव से पैर जब हम लोग ज़मीन पर रखने लगते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है और हम लोग आगे। ठीक है, नाव अपने आप पीछे चले जाती है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एक्शन कर रहे हैं आगे और रिएक्शन हो रहा है पीछे। तो उसी तरह ठीक इसमें भी है कि जैसे वो निकलती है कि बीच से आई और उसके बाद ये जो शेप दिख रहा है दोनों तरफ, एक तरफ उधर गई और एक नीचे की तरफ गई, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जब जाती है, तो जब वो बाहर की तरफ निकलती है तो झटका जो मारते हैं तो उसके वजह पीछे की तरफ वो घूमना चालू कर देता है रोटर। ठीक है, तो ऐसा मतलब रिएक्शन की वजह से ये एक्शन कर रहे हैं हम लोग आगे, रिएक्शन हो रहा है पीछे, प्रतिक्रिया की वजह से ही ये रोटर नाचने लगता है। ठीक, अब रोटर तो चलो रोटेट करना चालू कर दिया। ठीक है, तो जो रोटर रोटेट करना चालू कर दिया तो ये एक शाफ्ट से जुड़ा होता है जो कि सीधे गियर बॉक्स से ज्वाइन होती है। ठीक है, गियर बॉक्स से जो शाफ्ट ज्वाइन होती है, तो गियर बॉक्स का मेन काम है कि हम लोग वहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, कि जैसे मान लो कितना स्पीड चाहिए टरबाइन का, कितनी हम लोग को बिजली बनाना है, तो उसके लिए लगाया होता है ये अपना इम्पल्स टरबाइन में भी इस तरह से लगा होता है। ठीक, उसके बाद ज्वाइंट होता है जनरेटर, वहाँ पे हम लोग को बिजली मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर रहे थे जिसमें बिजली हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे इम्पल्स में भी होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है रिएक्शन टरबाइन में। ठीक है, तो रिएक्शन का मेन हम लोग ने क्या देखा फंडा कि बीच में स्टीम आ रही है, फिर उसके बाद दोनों तरफ से गुजरते हुए स्पीड में निकल रही है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, पीछे की वजह से एक बल, जो पीछे की तरफ एक बल लग रहा है उसी की वजह से रोटर रोटेट करना चालू कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिएक्शन टरबाइन।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस कि हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स टरबाइन से जब नोजल से वाटर निकलता है स्पीड में, तो जब टकराता है तो उसका काफ़ी प्रेशर के साथ जब उस पर लड़ता है तो उस समय उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर जो पड़ता है मतलब कि रनर पे, ठीक है, या बकेट पे हम लोग कह सकते हैं। जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर की वजह से जो पूरा प्रेशर है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, जिसकी वजह से रनर व्हील रोटेट करना चालू कर देती, घूमना चालू कर देती। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ रिएक्शन टरबाइन में देखें तो हम लोग क्या देख रहे थे कि वहाँ पे प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज हो रही, क्योंकि उस पर प्रेशर हम लोग नहीं मारे, बल्कि हम लोग रिएक्शन की वजह से वो मतलब काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ रही है तो रिएक्शन की वजह से आ रही है, लेकिन प्रेशर की वजह से डायरेक्ट नहीं आ रही। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जितना टोटल एनर्जी इम्पल्स टरबाइन में, टोटल एनर्जी जो प्रेशर एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, गतिज ऊर्जा में, दाब ऊर्जा पूरी चेंज हो रही है किसमें, गतिज ऊर्जा में वाटर की। और दूसरी तरफ रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा है कि जो दाब ऊर्जा है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वाटर जो इंटर कर रहा है, यानी कि वाटर जो अंदर आ रहा है टरबाइन में, वो काफ़ी स्पीड में आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है एकदम जेट के फॉर्म में। और अगर हम लोग रिएक्शन टरबाइन की बात करें, ठीक, तो जो वाटर आ रहा है टरबाइन में वो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों के साथ आ रहा है, यानी कि दाब और गतिज ऊर्जा दोनों के साथ आ रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक, तो वाटर जो है इम्पैक्ट यानी कि डायरेक्ट मार रहा है किस पे, बकेट पे। जो वाटर नोजल से निकल रहा है एकदम जेट फॉर्म में, वो सीधे बकेट से नोजल के ज़रिए टकरा रहा है। जबकि अगर हम लोग इसके रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो हम लोग उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें किस में निकल रहा है, डायरेक्ट वो टकरा रहा है किसे, केजिंग से। ठीक है, या गाइड वेंस वगैरह जो लगे हुए उस पर। ठीक, अगला देखिए पॉइंट, तो जो टरबाइन जो है टरबाइन एनर्जी मिल रही है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, वो किससे मिल रही है कि फ्लो जो जेट पड़ रहा है उसके वजह से मिल रही है। ठीक है, इम्पल्स की वजह से मिल रही है। जबकि रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा है कि रिएक्शन की वजह से, यानी कि जो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी है किसका, वाटर का या स्टीम का हम लोग कह लें, तो रिएक्शन की वजह से हम लोग को मिल रही है। जबकि इम्पल्स टरबाइन में किससे मिल रही है कि इम्पल्स जेट के इम्पल्स की वजह से, यानी टकराने की वजह से। ठीक है, अगला अगर हम लोग पॉइंट देखें, ठीक, फिफ्थ पॉइंट अपना क्या हो जाएगा कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वाटर, ठीक, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि या फिर हम लोग कह सकते हैं पूरा एकदम जीरो वेलोसिटी पे जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब वो टकराया तो पूरी पूरी उसकी एनर्जी वेलोसिटी जो थी ख़त्म हो गई। जबकि अगर डिस्चार्ज की बात करें इसमें रिएक्शन टरबाइन में, क्योंकि इम्पल्स पड़ा तो उसकी जितनी एनर्जी पूरी पूरी टरबाइन को दे दिया और उसके बाद अपना जीरो इस वेलोसिटी के साथ नीचे गिर गया। ठीक, जबकि डिस्चार्ज में अगर हम लोग देखें तो टरबाइन को नहीं दे रहा बल्कि वो केजिंग पे मार रहा है। ठीक है, जो केजिंग बाहर कवर यानी कि कह लो कवर चढ़ाया जाता है, पूरा पूरा उस केजिंग के ऊपर लग रहा है। ठीक है, और वो काफ़ी स्पीड और काफ़ी प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर और हाई स्पीड के साथ टकराती है उस पर। ठीक है, ये होता है जो डिस्चार्ज हो रहा है वो काफ़ी, ये या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि रिएक्शन टरबाइन में काफ़ी वेलोसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी और मतलब कम प्रेशर के साथ, यानी कि हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर के साथ डिस्चार्ज होता है वाटर। जबकि जो इम्पल्स टरबाइन है उसमें ज़ीरो वेलोसिटी के साथ डिस्चार्ज हो रहा है वाटर, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगला पॉइंट आते छठे पे। ठीक, तो जो केजिंग होता है, जो टरबाइन का केजिंग होता है उसमें पूरा पानी नहीं भरा होता है। ठीक है, मतलब कि जब पानी निकलता है तो टकरा के वो सीधे नीचे चला जाता है। ठीक, जबकि अगर हम लोग उसकी बात करें कि रिएक्शन में, तो रिएक्शन में पूरे तरफ पानी पड़ रहा है उसके। ठीक है, केजिंग यानी कि फुल ऑफ पूरे तरह पूरे मतलब पानी से भर जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो पानी हर तरफ पड़ते रहता है उसके। जबकि इम्पल्स में ऐसा नहीं होता, वो एक जगह पड़ा उसमें नीचे गिर गया और ये पूरे तरफ फैलाते हुए जा रहा है, घूम रहा है ना, क्योंकि जब रोटेट कर रहा है रिएक्शन की वजह से तो वो हर तरफ पानी मारते हुए जा रहा है। ठीक, अगला आते तो अगला हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हाई हेड होता है वाटर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हाई हेड होता है वाटर की ज़रूरत होती है और इसमें हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि इसमें हाई उसकी ज़रूरत होती है, जबकि इम्पल्स में हाई हेड की ज़रूरत होती है, जबकि रिएक्शन में हाई डिस्चार्ज की ज़रूरत होती है। काफ़ी स्पीड में निकलेगा तभी वो रोटेट करेगा। ठीक, अगला देखते हैं इफ़िशियंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन की, वो 86% तक होती है। जबकि जो इफ़िशियंसी होती है किसकी, इम्पल्स टरबाइन की, वो और ज़्यादा होती है। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन से। तो ये हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। ओके, ठीक है, फिर जो डाउट हो रहा है अभी क्लियर कर लो, नहीं तो इसमें क्योंकि आगे सब प्रोसेस यही से पूरा रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें पहले ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं इसमें।
ठीक। तो जो मैंने फ़ोटो अभी भेजा हूँ, इससे हो सकता है और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो स्टीम मैंने क्या कहा बीच से आई, ठीक है, स्टीम जब बीच में आई तो जो ये दो पाइप लगी है, ठीक है, ये रोटर से एकदम कनेक्ट होती है। यूँ समझ लो रोटर में चिपकी होती है, ये अगर रोटेट करेगी पाइप तो रोटर भी रोटेट करेगा। तो जब इसमें से स्टीम जब निकलती है बाहर की तरफ, तो जहाँ मैंने लिखा स्टीम गई, ठीक है, तो स्टीम जब आगे की तरफ गई तो वो एक पीछे की तरफ धक्का देगी, ठीक है। जैसे आगे की तरफ जब स्टीम गई तो पीछे एक झटका लगता है, जिसकी वजह से रोटेट उल्टा, यानी कि हम लोग देखें तो किस तरह रोटेट करने लगता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज जैसे आगे की तरफ झटका लगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करने लगी। बस यही मेन इसका वर्किंग है। ओके, अब हम लोग अगले देखते हैं, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो क्या है, पेल्टन व्हील, ठीक है। तो पेल्टन व्हील किस तरह से काम करता है, इसकी क्या प्रोसेसिंग है, इसको देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो बकेट लगा होता है, तो मैंने एक नीचे जो फिगर भेजा हो, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, दो बकेट एक साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। यानी कि एक बोल लो, उसको बीच से काट दो, उसके बाद फिर दोनों के जो किनारा है उसको चिपका दो, तो जिस तरह से ये शेप दिख रहा है उस तरह से एक शेप बनेगा, ठीक है। तो जो नोज़ल से बाकी जो प्रोसेस होती है लगभग वैसी होती है, ठीक है। तो जो नोज़ल से वाटर मतलब पेनस्टॉक से होते हुए, यानी रिजर्वियर से जो पानी आ रहा है पेनस्टॉक से होते हुए, ठीक है, वो सीधे नोज़ल के अंदर से जब गुजरता है तो वो उसके बीचों बीच में, यानी कि जो बकेट होता है उसके एकदम बीचों बीच में पानी पड़ता है, ठीक है। बीचों बीच में पानी पड़ने की वजह से उस पर एक इम्पल्स बनता है, ये एक समझ लो इम्पल्स का ही टाइप होता है, ठीक है। तो इम्पल्स जब उसके ऊपर पड़ता है तो ये जो वाटर होता है वो कितना 165 डिग्री बनाते हुए वापस चला जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। और उसकी पूरी जितनी एनर्जी थी, क्योंकि उसको उसमें इम्पैक्ट मार दिया, तो वो जो होता है बकेट आगे की तरफ जाता है, यानी कि रोटर को रोटेट करने का काम करता है, और जो वाटर है वो सीधे सीधे नीचे, ठीक। तो मतलब अगर सीधे देखे तो जो नोज़ल आ रही थी एकदम जेट के फॉर्म से, नोज़ल से होते हुए वाटर आता था एकदम जेट के फॉर्म में, आया तो रहा था एकदम सीधे सीधे, गया कितना 165 की डिग्री बनाते हुए, ठीक है। तो सीधा आया और टेढ़ा होके गया, ठीक। तो इसमें मेन क्या काम है, बस यही है। और इसमें दो बकेट मैंने बता दिया ज्वाइंट होते हैं। इसमें क्या क्या इसके मतलब वो होते हैं कंपोनेंट्स, रनर होता है, ठीक। बकेट्स वैसे ही होता है, ठीक, जो मैंने अभी बताया उस शेप उस तरह का सिर्फ बकेट्स होता है। बाकी लगभग प्रोसेसिंग पूरी टोटल सेम होती है। इसमें एक हम लोग केसिंग कह सकते हैं, ठीक। तो पूरी प्रोसेस को अगर हम लोग को समझाना है उस तरह से हम लोग समझा सकते हैं, ठीक, जैसे अभी हम लोग ने पहले देखा। इसीलिए मैंने कहा कि सब एक से रिलेटेड ही है, तो सब क्लियर करते चलो अभी से ही, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है। टेल रेस में तो पानी चलो चला जाएगा, ठीक, टकरा के जो वाटर गिरेगा वो टेल रेस में गिर गया। लेकिन अब हम लोग इसमें एक चीज़ देखते हैं कि एक हैंडल व्हील लगा है, ठीक है। वह हम लोग उसको घुमा के जो वाटर आ रहा है पेन स्टोक से उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है कि कम ज़्यादा करने के लिए ये हो गया। और बाकी बकेट, हाँ, हम लोग ने बस सिर्फ ये देख लिया कि पेंटल विन को अगर याद रखना है तो सिर्फ दो बकेट को एक साथ जोड़ देना बस, और इतना 165 डिग्री बनाते हुए वाटर चला जा रहा है, ठीक। बाकी लगभग प्रोसेसिंग पूरी सेम है, उस तरह से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया पेल्टन व्हील। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है। फ्रांसिस टर्बाइन से पहले थोड़ी कुछ बातें बता दूं कि जैसे मान लो अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ आ गया, ठीक है, तो हम लोग को क्योंकि अब पूरा प्रोसेस मालूम है कि किस तरह से आ रहा है, किस तरह से टकरा रहा है, किस तरह से घूम रहा है, किस तरह का कप है, किस तरह से पानी जा रहा है, किस तरह मतलब कि नोज़ल से निकल रहा है, क्या है पूरी मतलब कथा जितनी पता हो, एग्ज़ाम में अगर आया तो बस सिर्फ कथा एकदम स्टार्टिंग से चालू करो, ये हुआ फिर ये, इसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे से अगर खाली पॉइंट 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 करके खाली लिखते जाएगी कि पहले दूसरा फिर करते करते तो हम लोग का पूरा 2-3 पेज का समझ लो ऐसे ही नोट्स तैयार हो जाएगा, मतलब एग्जाम में लिखने भर हो जाएगा, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे मैं 2 मिनट में बता के ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन कहानी पूरी हम लोग को लिखना है, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक। बाकी अगर टाइम कम रहा तो बस मेन मेन बात लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टाइम है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मार के गिरा दो, ठीक है, लंबा एकदम बढ़िया सा बना के। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांसिस टर्बाइन की, ठीक है। तो फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है, एक फ़ोटो मैंने भेजा हूँ, ठीक। इसमें जो वाटर आता है, ठीक है, जब वाटर इनलेट से आता है तो यहाँ गाइड वेंस वगैरह लगे हैं, ये सब अभी गाइड वेंस वगैरह भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और क्या है, वेंस वगैरह लगी है, वेंस को समझेंगे, केजिंग को भी समझेंगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना समझ लेते कि जो वाटर आता है तो मेन काम क्या है इसका, कि जब वो जो वाटर आता है गाइड वेंस से होते हुए, ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ग्रीन कलर का समझ लो, डार्क ग्रीन ऐसे टाइप का कलर दिख रहा होगा, ठीक है।
तो जब उसमें से वो है अपना गाइड वेंस, ठीक, ऊपर वाली फिगर में, और उसके बाद वहाँ से पानी होता हुआ, जिस तरह हम लोग नीचे देख रहे हैं गाइड वेन लगा, वहाँ से पानी होता हुआ आता है कहाँ, अंदर। और ये जो पानी आता है ये समझ लो अच्छी आता है रेडियली, यानी कि एक गोला बनाया हम लोग ने, उसके बाद जो त्रिज्या खींचते हैं ना, तो उसी पे आता है, तो वही त्रिज्या पे ही आता है पानी। लेकिन फिर जब जाता है ना, तो वो सीधे नीचे एक्सियली होके जाता है, एक्सियली यानी अच्छी होके जाता है। यानी कि अगर हम लोग एक मान लो कागज़ पे से बनाते हैं, तो पानी आया कागज़ पे, तुमने पानी तो दिखा दिया, लेकिन जो गया नीचे की तरफ उसको तुम सिर्फ एक बिंदी करके दिखा सकते हो, ठीक है। यानी कि अपनी उंगली लो और नीचे की तरफ इशारा कर दो, ठीक है, नीचे की तरफ, तो इस तरह नीचे की तरफ चला गया पानी। और जो गोला है, जो गोला बना अच्छी, यानी कि सीधे सीधे आया और उसके बाद सीधे एक्जेली होकर नीचे चला गया। यानी कि यूँ कह लो कि आ तो रहा है मतलब अच्छी, और जा रहा है परपेंडिकुलर होकर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ सीधे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रांसिस टर्बाइन। अभी अगला हम लोग क्या देखेंगे कि कपलान टर्बाइन किस तरह से काम करता है, ठीक। इससे पहले ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, बस ये एक्जेली आया कुल मिला के, ठीक है, अच्छी आया, और उसके बाद फिर नहीं, अच्छी नहीं मतलब रेडियली आया, ठीक है, त्रिज्य के रूप में ऐसे आया, और उसके बाद सीधे चला गया किसमें, अच्छी हो के सीधे सीधे नीचे चला गया। इसमें एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि एक ड्राफ्ट ट्यूब लगी है, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम है, ये मतलब नीचे की तरफ ऐसे फैलती हुई होती है, ठीक, कि मान लो अगर जो वाटर आ रहा है नीचे, ठीक है, तो उसकी कुल मिला के हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है उसको एकदम कम कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक। तो अब जो वाटर गिर रहा है उसकी वेलोसिटी एकदम कम होकर टेल रेस के अंदर गिर गई, वहाँ से अब वो जो वाटर वगैरह है अदर सिंचाई वगैरह के काम वाम में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइड वेंस का मेन काम क्या है कि गाइड करना वाटर को, और इसमें स्पीड यानी कि इम्प्रूव करना, यूज से सीधे कह लो, ठीक है। एक शाफ्ट लगी होती है, ये रोटेट करना चालू करता है, जिससे शाफ्ट जो जुड़ी होती है जनरेटर से, उससे बिजली बनना चालू हो जाती है, बाकी सब वही कहानी, ठीक। अब हम लोग कपलान टरबाइन का फिगर देखते हैं, जिससे हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कपलान में हम लोग अगर देखें, तो ये समझ लो जो अभी तक रेडियली आ रहा था, ठीक है, त्रिज्या के रूप में आ रहा था, यानी कि आ रहा था त्रिज्या के रूप में, और त्रिज्या के ऊपर जैसे वेन से सीधे टकरा के फिर अच्छी होके चला जा रहा था। लेकिन अभी इसमें जो है वो अच्छी आ रहा है, यानी कि सीधे ऊपर से आ रहा है, नीचे हम लोग देख रहे हैं एक मतलब वो बना है, गाइड वेन्स बनी है, ठीक। वेन्स मतलब कि जो पंख होते हैं उसके, वो चीज़, ठीक है। तो वो बनी है, जब उससे टकरा रहा है पानी, तो उसके बाद सीधे वो चला जा रहा है कितना, ड्राफ्ट ट्यूब से होते हुए टेल रेस के अंदर, ठीक है। तो सीधे जब चला जा रहा है, यानी कि ये एक अच्छी रूप है, यानी कि हम लोग अगर बोले तो सीधे सीधे ऊपर से आ रहा है और सीधे सीधे नीचे चला जा रहा है, ठीक है, गाइडवेन से होते हुए सीधे ऊपर से आ रहा है और सीधे नीचे चला जा रहा है। जबकि हम लोग ने जो अभी पढ़ा था कौन सा वाला, कि फ्रांसिस टर्बाइन में, उसमें ऐसे सीधे होके सीधे नहीं जा रहा था, बल्कि आ तो रहा था रेडियली, रेडियस तो सबको पता है, त्रिज्या के रूप में आ रहा था, और जा रहा था अच्छी होके, यानी कि नीचे की तरफ सीधे चला जा रहा था, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए सीधे हम लोग कहे तो चला जा रहा था। जबकि ये पूरा पूरा जैसे सीधा आ रहा वैसे सीधा सीधा चला जा रहा है, और जैसे टरबाइन रोटेट करना चालू कर दे रही है, और बाकी कहानी वही, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिट स्पीड क्या होता है, यूनिट डिस्चार्ज क्या होता है, और यूनिट पावर, फिर उसके बाद स्पेसिफिक स्पीड और कैविटेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला अपना पॉइंट आता है कि यूनिट स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो ये जो यूनिट स्पीड होती है किसी भी, यानी कि हम लोग कहें तो स्पीड ऑफ टरबाइन, यानी कि टरबाइन की जो स्पीड हो रही है, जो टरबाइन काम कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको, हम लोग यूनिट स्पीड को हम लोग समझने के लिए यहाँ पे हम लोग जब भी यूनिट की बात करें तो 1 मीटर हेड लेते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर हेड पर, ठीक, यानी कि 1 मीटर हेड पर स्पीड ऑफ टरबाइन जो होती है, कुल मिला के अगर डिफिनेशन देखें तो 1 मीटर हेड पर स्पीड ऑफ टरबाइन, यानी कि टरबाइन की जो स्पीड होगी उसे हम लोग यूनिट स्पीड कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर जो एन है स्पीड ऑफ टरबाइन, और एच जो है वो हेड है, ठीक है, तो हम लोग को क्या फार्मूला मिलेगा, एन यू, यानी कि यूनिट स्पीड इज इक्वल टू एन स्पीड ऑफ टरबाइन अपॉन अंडर रूट एच, ठीक है। यानी कि एन यू जो है वो क्या है कि 1 मीटर हेड पर जो स्पीड होती है टरबाइन की, ठीक है, वो हो गई बराबर किसके है कि स्पीड ऑफ टरबाइन, जो भी स्पीड बाद में हो, ठीक, और मतलब कि एच जो हेड है, यानी कि कोई भी हेड पे कोई भी स्पीड हो, ठीक है, वो हो गया, ठीक। तो एन अपॉन अंडर रूट एच, इसके ज़रिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि हम लोग ने 1 मीटर पे पहले निकाल लिया, ठीक। अब हम लोग को स्पीड पता है
एन यू की वैल्यू मालूम है। उसके बाद हम लोग ने अगला हेड की मतलब निकाल लिया ऊंचाई की, हाँ कितनी है। तो उसके बाद हम लोग को एच की वैल्यू भी मालूम पड़ गई। अब अगर उस ऊंचाई पे हम लोग को स्पीड निकालना है किसी भी टरबाइन का, तो इसके ज़रिए हम लोग सीधे एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एन यू भी पता है और अंडर रूट यानी कि एच भी पता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट स्पीड। अगला हम लोग देखें यूनिट डिस्चार्ज क्या हो रहा है, कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है वाटर। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज हो रहा है टरबाइन से होते हुए, तो हम लोग फिर यही काम करेगी कि 1 मीटर हेड पर कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसको माप लेके, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, तो अगर मान लो क्यू डिस्चार्ज हो रहा है एच हाइट पे, यानी कि 1 मीटर पे हम लोग ने निकाल लिया जितना डिस्चार्ज होता है, उसको हम लोग ने कह दिया क्यू यू है। ठीक है, अब हम लोग एच हाइट पर निकालेंगे, जो डिस्चार्ज होगा वो मान लिया क्यू है, तो फॉर्मूला क्या बना, क्यू यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू क्या है कि जो बाद में यानी कि एच ऊंचाई पर, एच हेड पर जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जो निकल रहा है वाटर, पानी जो निकल रहा है बाहर, ठीक, वो हो गया। और क्यू यू की वैल्यू हम लोग को पता है, मान लो एच की वैल्यू भी हम लोग को पता है, तो हम लोग कितना डिस्चार्ज हो रहा है, पहले हम लोग ने क्या निकाला था 1 मीटर के उस पर, तो हम लोग क्या मिला क्यू यू की वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग ने बाद में ऊंचाई देख लिया, हाँ इतनी ऊंचाई पे कितना निकलेगा आप बताओ, तो हम लोग ने यही फॉर्मूला लगाया, क्यू यू की वैल्यू मालूम है, अंडर रूट एच की वैल्यू मालूम है, एच की वैल्यू मालूम, और उसके बाद क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल दिए, तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया कितना डिस्चार्ज हो रहा है। अगला उसी तरह पावर यूनिट पावर क्या होती है। ठीक है, तो ये भी कि 1 मीटर हेड पे हम लोग ने निकाल लेंगे जितना पावर टरबाइन का होगा, जितना पावर बन रहा है टरबाइन डेवलप कर रहा बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिट पावर। ठीक, अब फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं कि मान लो अगर एच हीट आ गई, एच हेड आ गई, अब बताओ कितना पावर बन रहा है टरबाइन में। ठीक है, तो वही इस तरह से पूरी फार्मूला बनाएंगे हम लोग, तो पी यू इज इक्वल टू पी प्लस पी नहीं पी यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच 3/2, ये फार्मूला बना। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को एच यानी कि हेड बाद में कितना है, वो तो हेड तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, और पी यू हम लोग ने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, 1 मीटर हेड पे कितना बन रहा है पावर, तो उससे हम लोग ने निकाला कि हाँ बाद में अगर एच करते हैं हाइट या एच हेड पे हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना पावर बन रहा है। तो इस तरह से ये हम लोग का तीनों पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉप पॉइंट देखते हैं कि क्या है स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। तो स्पेसिफिक स्पीड का हम लोग अगर डिफाइन करें, ठीक है, तो ये भी एक स्पीड ऑफ टरबाइन निकालने के काम आती है। कब, जब मान लो कि इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका ये समझ लो कि मान लो अगर कोई टरबाइन है, अगर हम लोग को बनाना है, ठीक है, तो उसमें जो वेंस वगैरह का शेप होगा, जिस तरह से उसकी डिज़ाइन की जाएगी, जिस तरह का उसका पर बनाया जाएगा, जिस तरह उसके रोटर बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग को पहले चेक करना होगा कि हाँ कि कितना पावर बन रहा है, कितना स्पीड दे रहा है, ये टरबाइन में कितनी स्पीड है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही डायरेक्ट टरबाइन मतलब बड़ा टरबाइन नहीं बनाते, इसका हम लोग एक पहले छोटा बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग ने 1-1 मीटर पे पहले चेक किया, उसके बाद फिर बाद में करें ना, उसी तरह से इसमें कि हम लोग पहले एक छोटा मतलब वही जैसे बड़ा बनेगा साइज़, उसी शेप का उसी तरह एकदम मॉडल पूरा वही रहेगा, बस छोटा साइज़ का रहेगा। ठीक है, तो छोटा साइज़ का हम लोग बना लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग बड़ा बनाते हैं तो 3-4 मतलब 5-6 फ्लोर का समझ लो माले का ऐसे बनता ही है, उतना बड़ा बनता है एक टरबाइन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने पहले एक छोटा सा बना लिया जिसमें पूरा एकदम शेप ज्योमेट्री उसकी पूरा डिज़ाइन पूरा वैसे ही बनाया है जैसे बड़े का हम लोग को बनाना था। ठीक, अब जो भी उसमें मान लो स्पीड होगी, जो भी टरबाइन की स्पीड, कब, जब उसका हम लोग करेंगे अब यूनिट पावर। ठीक है, यानी कि एकांक पावर में एकांक शक्ति और एकांक हेड पर, यानी कि हम लोग ने हेड जो किया 1 मीटर हेड रखा और पावर जो रखा है हम लोग ने वो कितना रखा है हम लोग ने 1 किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट पावर पर 1 मीटर हेड पर क्या स्पीड होगी उसकी। ठीक है, फिर से अगर मैं बोलूँ डिफिनेशन, ठीक, तो क्या है कि 1 किलोवाट पावर पर, ठीक है, शक्ति पर, और 1 मीटर हेड पर उसकी क्या स्पीड होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, मेन काम हम लोग ने क्या देखा इसका कि हम लोग को बस खाली जो बड़ा साइज़ था उसी को पहले चेक करने के लिए हम लोग ने एक छोटा साइज़ बना के चेक कर लिया कि हाँ कितना स्पीड दे रहा है, कितना, बाकी सब उसकी चीज़ें निकाल ली, स्पीड मतलब मेन निकाल लिए कि हाँ कितनी स्पीड है टरबाइन की। ठीक है, फिर उसी को देख के हम लोग ने बड़ा बना दिया। ठीक, अब अगर हम लोग अलग अलग साइज़ के डिफरेंट की बात करें तो अलग अलग टरबाइन के लिए अलग अलग इसकी स्पेसिफिक स्पीड आती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके आगे बढ़े तो एम के एस अगर यूनिट की बात करें तो जो यूनिट पावर है उसको हम लोग लेते हैं किसमें 1 हॉर्स पावर में, और जो यूनिट हेड है उसको 1 मीटर लेते हैं। जबकि एस आई यूनिट में मैंने अभी बताया था क्या कि 1 किलोवाट लेते हैं पावर
और जो यूनिट होती है 1 मीटर, ठीक है। तो मेन फंड हम लोग को क्या निकला कि 1 किलोवाट पर और 1 यूनिट हेड पर, ठीक है। 1 किलोवाट पावर पर और 1 यूनिट हेड पर, यानी कि 1 मीटर हेड पर जो भी स्पीड होगी टरबाइन की, जिस शेप का हम लोग को चाहिए वही उसकी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन होगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है कि NS = N√P/H⁴, ठीक। अब हम लोग आगे के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे अभी मैंने ये फ़ोटो भेजा हो जिसमें सीधे सीधे वो फार्मूला लिखा है स्पेसिफिक स्पीड का, ठीक है। उसके आगे हम लोग का आता है कैविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो कैविटेशन को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कि अगर मान लो हम लोग अगर किसी भी फ्लो यानी कि लिक्विड जो बह रहा है उसकी अगर हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ठीक, तो क्या होगा कि उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, या अगर हम लोग प्रेशर उसका बढ़ाते तो वेलोसिटी कम हो जाता है। ये भाई साहब ये किस दिन की बात है, अपने बर्नौली भाई साहब की, ठीक है। बर्नौली जो थियोरम है उसमें यही बताया गया कि अगर स्पीड हम लोग ने बढ़ाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जो प्रेशर बढ़ाते हैं वही इसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो यही पे जो हम लोग के एरोप्लेन वगैरह होती है, यही बर्नौली की थ्योरम इसी पे वर्क करती है कि हम लोग हाँ वेलोसिटी बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, जिससे ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, और नीचे की तरफ वेलोसिटी कम कर देते जिससे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से एरोप्लेन ऊपर उड़ने लगती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगली बात हम लोग एक और चीज़ जानते हैं क्या, कि हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करेंगे तो जो वाटर होता है वो बॉयल करना जल्दी चालू कर देता है, उबलना चालू कर देता है। यही अक्सर हम लोग देखें तो पहाड़ों इलाकों में अगर जाओगे तुम, तो वहाँ पे तुमको है ना पानी, जैसे अगर यहाँ 100 डिग्री पे उबल रहा है तो वहाँ तुम्हें 60 डिग्री पे उबलता हुआ मिल जाएगा, कि 60 डिग्री पे पानी उबलना चालू कर दे रहा है, ठीक है। तो यही दो पॉइंट को लेते हुए हम लोग बात करते हैं इसको कैविटेशन में क्या होता है, ठीक है। तो मान लो जब भी कभी भी जो वो लिक्विड होता है वो जब टरबाइन्स के जब पार्ट पे टकराता है, यानी कि पंप के ज़रिए जब आता है फॉल करता है कहाँ पे, ठीक है। यानी कि यूँ समझ लो कि जो वाटर आ रहा है टरबाइन से टकरा रहा है, ठीक है। अगर वही वाटर अगर वही वाटर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर से अगर यानी कि कम हो जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तो वहाँ क्या होने लगता है कि बबल्स बनना चालू कर देते हैं, यानी कि पानी बॉयल करना यूँ कह लो चालू हो जाता है उस टाइम, ठीक। उस टाइम जब बॉयल्स होना चालू होता है तो ये काफ़ी ढेर सारा बबल्स बना लेता है, ठीक है। ढेर सारा बबल्स बनता है, बुलबुले टाइप का यूँ कह लो, ठीक है। तो जो बनता है वो जाता है चिपक जाता है दीवारों से, किसके दीवारों से चिपक जाता है, कि अपना जैसे हो गया केजिंग की दीवार हो गई, या ड्राफ्ट ट्यूब हम लोग ने देखा तो उस पर चिपक जाता है, ठीक है। या हम लोग यूँ कह लो कि जो पंख होता है उस पर ऐसे मतलब कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस पर जब कनेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे वो जो होता है लिक्विड के फॉर्म में चिपक जाता है, ठीक है। जो बुबल होता है वो लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चिपक जाता है, और कैविटी का मतलब होता है कि होल, ठीक है। तो वहाँ पे जब चिपकने के बाद वो उसमें होल कर देता है, ठीक है। तो यही काम मतलब कि होल होने वाली प्रोसेस को, यही जो प्रोसेस हो रही है पूरा होल होने वाली को, इसी को हम लोग कैविटेशन बोलते हैं, ये पूरा फिनोमिना को, ठीक है। तो जो भी मतलब मेटल के ऊपर जो फिनोमिना होते हैं जिससे मेटल के ऊपर क्या होता है छेद होता है, ठीक है, या प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से छेद हो रहा है उसमें होल्स होने चालू हो जा रहे हैं, उसी को हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। और अगला पॉइंट देखिए हम लोग, तो यही की वजह से जंग वगैरह लगना भी चालू हो जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं वाटर से ही, पानी से ही जो मेटल्स वगैरह होते हैं उसमें जंग लगना चालू होती है, ठीक। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में ना जाके आगे चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपना है थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलिक पंप में मेन काम क्या होता है कि जो हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग चेंज करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं किसी पंप को, ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं पंप को रोटेट जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो उससे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या काम कर रही है कि जो लिक्विड है उसका प्रेशर एनर्जी को बढ़ा के उसको ऊपर की तरफ भेज रही है, ठीक है। नीचे से उठा के ऊपर प्रेशर एनर्जी बढ़ा के ऊपर भेज दे रही है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने का काम करे सीधे कहे, ठीक है। तो यहाँ एक हम लोग फिगर देख रहे हैं जहाँ एक मोटर लगा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नीचे वाटर भरा है, ठीक है। लो लिक्विड सरफेस है जहाँ से हम लोग को पानी उठाना है, ठीक। तो उसके ऊपर से लेके एक जो पाइप गई है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन पाइप, ठीक है। तो वहाँ लिखा है क्या सेक्शन उतने हिस्से पे, ठीक है। और जहाँ डिस्चार्ज डिलीवरी लिखा है वो होती है वो वाली जो पाइप है वो है डिस्चार्ज पाइप, वहाँ से पानी जाता है जहाँ हम लोग को पहुँचाना है, ठीक। एक जहाँ से उठाना है और एक दूसरा जहाँ पे हम लोग को पहुँचाना है,
ठीक है। बीच में लगा है मोटर, वहीं पे बीच में क्या काम होता है कि वर्क होता है, लिक्विड पे काम होता है, यानी कि जो हम लोग मेन काम कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, ये देखते पहले। ठीक है। तो पहले इसको समझने के लिए अगर मैं सिंपली समझाऊँ तो ये समझो कि हम लोग के आसपास जो है वातावरण काफ़ी दाब लगा रहा है, हम लोग पे वातावरण का काफ़ी दाब पड़ रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग को ये चीज़ पता नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर हम लोग को ये चीज़ जानना है, ठीक है, तो कभी हम लोग जानने के लिए सब लोग एक काम करना, एक स्ट्रॉ लेना, ठीक है, और एक गिलास में उसको डाल देना और पानी भर देना। ठीक। फिर उसके बाद उसमें जो स्ट्रॉ में, क्योंकि जब वाटर यानी कि हवा भी होगी कुछ, यानी कि वाटर जहाँ तक है वहाँ तक तो पानी भरा होगा पूरा। ठीक। और जो पाइप का स्ट्रॉ अंदर गई है वहाँ तक पानी भरा है, वाटर तक जहाँ तक आया है। उसके ऊपर देखिए हम लोग पाइप जो बाहर निकले रहती है उसके अंदर कुछ हवा भरी होती है। ठीक है। तो सब लोग ट्राई करना कि हवा को सिर्फ खींचना, लेकिन पानी ऊपर ना आए। ठीक है। यानी कि तुम्हें काम क्या करना है कि अंदर की अगर तुम हवा हवा निकाल दोगे तो वहाँ एक वैक्यूम बन जाएगा। ठीक है। तो जो सब लोग ये कोशिश करना है कि वहाँ वैक्यूम जो बना है उसको बने रहने देना। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर मतलब कि वैक्यूम बना रहे, हवा तुम ले लो और पानी ऊपर ना आए, यानी कि वैक्यूम जो बना है वहाँ वैक्यूम बन जाए, हवा निकल जाए, लेकिन पानी ऊपर ना चढ़े। तो तुम देखोगे कि ऐसा नहीं कर पाओगे कभी भी। क्यों? क्योंकि वातावरण का दाब वहाँ पे तुरंत पड़ेगा। जैसे तुम वैक्यूम बनाने की कोशिश करते हो तो वातावरण तुरंत उस पर दाब लगाता है, एटमोसफियर का जो प्रेशर है तुरंत उस पर पड़ता है। ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग मोटर के ज़रिए क्या काम कर रहे हैं, वो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम लोग हवा बाहर फेंक दी पहले। ठीक है। अंदर यानी कि यूँ कह लो हम लोग वैक्यूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, निर्वात बना रहे हैं वहाँ पे। जब हम लोग वहाँ पे निर्वात बनाने की जैसे ही कोशिश करते हैं, बस एटमॉस्फेयर फिर वापस तुरंत वहीं पे आता है। ठीक। तो नीचे तुरंत एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से पानी तुरंत वहाँ जहाँ वैक्यूम हो रहा है तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। वैक्यूम होने से कुल मिला के वातावरण समझ लो रोकता है अर्थ पे। ठीक है। इसी वजह से अर्थ पे तुम कहीं पे भी चले जाओ तो वहाँ पे तुम्हें निर्वात कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह कुछ ना कुछ भरा मिलेगा, चाहे पानी भरा मिले, चाहे हवा भरी मिले। ठीक है। लेकिन एकदम निर्वात नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर का हम लोग का ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो जो प्रेशर लगा जिसकी वजह से तुरंत जैसे हम लोग निर्वात वहाँ बनाए तो प्रेशर वहाँ जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नीचे लगा और पानी चढ़ा ऊपर प्रेशर के साथ। ठीक है। वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो पड़ रहा था वही प्रेशर ऊपर भेजा पानी को। ठीक। अब जो पानी ऊपर चढ़ने लगा तो मेन काम यही है। इसी वजह से हम लोग जब भी वो बनाना निर्वात बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ऊपर चढ़ना चालू कर देता है। अब यहाँ पे बात कर ले तो आगे की अगर थोड़ी सी और बात करें तो इसमें दो तरह के वाल्व लगे होते हैं, एक सेक्शन वाल्व होता है, एक डिस्चार्ज वाल्व होता है। ठीक है। सेक्शन वाल्व का क्या काम है, ये जो वाल्व होते हैं नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, मतलब कि एक बार पानी अगर आ गया एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं। ठीक है। तो सब ऊपर ही चढ़ने का कारण करते हैं, अगर ऊपर आ गए तो वापस नीचे जा नहीं सकते, यूँ समझ लो। ठीक है। तो जब सेक्शन के पाइप से होते हुए वाल्व को ओपन करके जब पानी ऊपर आया तो वो पानी अब नीचे नहीं जा सकता है, वो वाल्व तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर जो डिस्चार्ज वाला वाल्व है वो ओपन होगा, फिर पानी ऊपर चला जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो यही काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ की, स्कूल वाले अगर हैंडपम्प की बात करें तो यही फंडा जैसे यहाँ पे भी काम करता है कि जब हम लोग हैंडपम्प चलाते हैं ना तो पहले जो हवा होती है अंदर की, क्योंकि हवा एक तरफ से सिर्फ जा सकती है वापस अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है। वहाँ पे भी वाल्व लगा होता है, तो जब बाहर निकलती है पहले तो शुरुआत में हम लोग देखते चलाते रहे कुछ देर तक पानी नहीं निकलता था, क्योंकि उस समय कुछ समय तक सिर्फ हवा बाहर निकल रही है और पानी जो क्योंकि निर्वात हो नहीं सकता तो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता है। जैसे हम लोग हवा निकालते हैं पानी ऊपर चढ़ता है, जैसे हवा और निकालते पानी और ऊपर आता है, तो ऐसे ऐसे करते करते एकदम पानी ऊपर आ जाता है, फिर आखिर में हम लोग को पानी मिलना चालू हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रोसेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप पे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक मेन कंपोनेंट्स क्या क्या सिलेंडर होता है, सेक्शन पाइप होती है, सेक्शन और डिलीवरी पाइप होती है, डिलीवरी वाल्व होता है, सेक्शन वाल्व होता है, एक पिस्टन होता है सिलेंडर के अंदर, जो पिस्टन आगे पीछे होता है जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है कि वो उसकी वजह से ही वाटर का सप्लाई होता है, पिस्टन जब आगे पीछे होता है। ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, यानी कि सीधे आगे हो रहा है सीधे पीछे हो रहा है। ठीक है। और कहीं नहीं कोई घूम नहीं रहा है, सिर्फ आगे पीछे हो रहा है। ठीक है। और ये जो पिस्टन किस वजह से आगे पीछे हो रहा है, ये पिस्टन एक पिस्टन रोड से कनेक्ट होता है, पिस्टन रोड कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रोड से, और कनेक्टिंग रोड जो होती है वो जुड़ी होती है किससे, क्रैंक शाफ्ट से। अब जब क्रैंक नाच रोटेट करता है तो जो कनेक्टिंग रोड है वो भी आगे पीछे करती है पिस्टन रोड को, और पिस्टन जो है आगे पीछे होना चालू कर देता है सिलेंडर में।
अब मान लो कि पिस्टन जो है वो एकदम आ गया सिलेंडर में, ठीक है, यानी कि हम लोग बात कर ले कि लेफ़्ट पोर्शन में एकदम पूरा एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट पोर्शन पे है, ठीक है, यानी कि अंदर ना हवा है ना पानी, कुछ नहीं ना। फिर वही काम जब हम लोग उसको खींचते हैं पीछे की तरफ, जब वो जो क्रैंक है वो रोटेट करता है पूरा 180 डिग्री पे, मान लो रोटेट किया, पहले क्या था जीरो पे था तो एकदम लेफ्ट पे था, अब जीरो से उठ के आया 180 डिग्री बनाते हुए एकदम 180 डिग्री बनाया, तो वैसे जो पिस्टन है पूरी तरह से एकदम राइट पे आ गया। अब जब राइट पे आएगा तो आगे का क्या काम होगा कि वहाँ क्या बना, निर्वात, और मैंने क्या बोला कि एटमॉस्फेयर निर्वात बनने देगा नहीं, ठीक है, तो तुरंत वहाँ पे नीचे जो सेक्शन पाइप है वहाँ पे एटमॉस्फेयर, वहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वाटर तुरंत ऊपर चढ़ता है और सेक्शन वॉल को खोलते हुए सीधा अंदर चला जाता है सिलेंडर में। अब वहाँ पे निर्वात की जगह पूरा पानी भर गया। अब फिर वही 180 नीचे के तरफ से 180 डिग्री बनाते हुए पूरा 360 डिग्री बनाते हुए बना लिए, मतलब कि पूरा समझ लो। अब जब पूरा वाटर भर गया अंदर, ठीक है, अब जो क्रैंक है फिर से रोटेट करना चालू करेगा आगे की तरफ, तो जब आगे करेगा तो अब मान लो कि जब आगे वो बढ़ता है तो क्या होता है कि प्रेशर अंदर ज़्यादा बनना चालू हो जाता है, कि मान लो निर्वात वाला प्रेशर तो अब बराबर हो गया। अब जब तुम उसको फिर से दबाना चालू करोगे, पहले तो उसको भैया एकदम खाली कर दिए तो भैया एकदम आराम से आ गया, अब उसको दबाना चालू करोगे तो क्या होगा कि जो सेक्शन वाल्व है वो तो बंद ही रहेगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से पानी आ सकता है। अब जो डिलीवरी वाल्व है वो ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी वहाँ से डिलीवर हो जाता है आगे, और उसके बाद फिर वो जब आगे पूरा एक 360 डिग्री जब कवर कर लेती है क्रैंक शाफ्ट, तो क्या होता है कि एकदम लास्ट लेफ्ट पे पहुँच जाता है, जब वहाँ पे ना हवा ना पानी फिर, और इस समय दोनों वाल्व बंद अब, ठीक। फिर जब खींचते आगे, ठीक है, लेफ्ट राइट की तरफ आता है, ठीक है, तो जब दाएँ आता है तो वैक्यूम बनता है, वैक्यूम की वजह से पानी अंदर आ जाता है सेक्शन वाल्व से होते हुए, फिर जब बाएँ जाता है तो वाटर को धक्का देता है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है अंदर ज़्यादा, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होने की वजह से डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है, पानी बाहर चला जाता है, फिर वहाँ एकदम खाली हो जाता है। फिर ऐसे खींच बंद चालू होता रहता है। और जो सिलेंडर होता है पिस्टन, पिस्टन के ऊपर समझ लो एक रिंग चढ़ी होती है जो कि एकदम टाइट होती है, जिससे मतलब कि जो वाटर है एक तरफ से दूसरे तरफ ना जा पाए, ठीक है। सिलेंडर भी पूरे तरह से पैक होता है, ये पूरा सिस्टम समझ लो पैक होता है, इसमें ना लीकेज होने की कहीं चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग हो गई, ठीक। सिलेंडर ज़्यादातर जो बनता है वो कास्ट आयरन का बनता है, ठीक है। पिस्टन को तो मैंने बताया कि हाँ लीकेज ना हो, एक तरफ से दूसरे साइड ना जाने पाए, ठीक। तो ये हो गई इसकी पूरी वर्किंग, बस सिंपली इसी तरह से काम करता है। अब जो मैंने बताया था क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट करता है वो हम लोग एक प्राइम मूवर लगाते हैं, यानी कि रोटेट करने के लिए एक मोटर या अलग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो मोटर जब नाचता है तो क्रैंक शाफ्ट नाचता है, और क्रैंक शाफ्ट के नाचने की वजह से पिस्टन की जो रोड है आगे पीछे होती है, जिससे पिस्टन आगे पीछे होता है, जिससे एक तरफ सेक्शन होता है, जब वो सीधे हाथ की तरफ जाता है तो सेक्शन होता है, और जब उल्टे हाथ की तरफ जाता है तो डिलीवरी होती है वाटर की, ठीक है। अब हम लोग थोड़े से बात कर लेते हैं वेन पंप की किस तरह वर्किंग करता है, ठीक है। इसमें एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है, और वैसे फिलहाल बता दूँ तो ये वाला हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में भाई काफ़ी चीज़ इस मतलब ये सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जैसे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सब मतलब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे बात करते हैं वेन पंप की, ठीक है। तो वेन पंप में एक हम लोग ने जाना एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, और एक रोटर होता है जो कि रोटेट घूमता रहता है मोटर के ज़रिए से, ठीक है। और इसमें जो वेंस होती है वो वेंस की वजह से हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं अंदर, ठीक है। जो वेंस होती है वो आगे पीछे मूव कर सकती है अंदर, यानी कि जो वेंस जो हम लोग को दिख रही है वो आगे, जैसे अगर हम लोग खाली मतलब खाली जगह नहीं होने देती है, एकदम दीवार से सटे रहती है, अगर हम लोग घुमाते हैं उसको तो जो कम हिस्सा था वो फिर आगे बढ़ की तरफ बढ़ जाता है, और जो आगे तरफ बढ़ा था वो अंदर की तरफ दब सकता है, ठीक है। तो इस तरह की वेन होती है कि मतलब अगर हम लोग जैसे नीचे वाला बड़ा दिख रहा है ऊपर वाला छोटा दिख रहा है, तो अगर हम लोग उल्टा कर दे उसको तो फिर जो नीचे ऊपर वाला जो छोटा दिख रहा था वो बड़ा हो जाता है, एकदम मतलब सटे रहता है कुल मिला के केजिंग से, जो गोला दिख रहा है उससे एकदम सटा रहता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो नीचे वाला छोटा दिख रहा था वो ऊपर जाके छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जिससे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और उसको पैक रखता है, ठीक है, पैक रखने का काम करता है। अब मान लो इनलेट से जो वाटर आया तो हम लोग देख रहे हैं इनलेट पे जो एरिया है कम है, ठीक है, जिससे उसका जो प्रेशर वो वेलोसिटी होती है वेग, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर एरिया कम करेंगे तो वेग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब वेग ज़्यादा होता है उसका तो वही वेग को जब हम लोग आगे चलते जाते हैं तो एरिया उसका देख रहे हैं हम लोग बढ़ता जा रहा है, यानी कि क्षेत्रफल उसका बढ़ता जा रहा है। तो जो वेग है उसको हम लोग चेंज करेंगे इसमें प्रेशर में, ठीक है। तो यानी कि जब वेग जो घटेगा यानी कि वेलोसिटी जब उसकी कम होगी तो हम लोग बर्नौली की थ्योरम से जानते हैं क्या कि उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। तो यानी कि वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा वेलोसिटी कम, ठीक है। तो जैसे ही वेलोसिटी आगे जाते जाते एरिया बढ़ा रहे हैं हम लोग तो उसका वेलोसिटी क्या कम हो रही है, कम होना चालू हो रही है।
ठीक है। तो वेलोसिटी जब कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इस वजह से प्रेशर अंदर जो बनता है वही प्रेशर से आउटलेट के ज़रिए वो होते हुए चले जाता है वाटर। ठीक है। तो इसी तरह इसकी वर्किंग होती है, ये रोटेट इसी तरह से करता रहता है, अपने आप को वेन्स को एडजस्ट कर देता रहता है। और वेन जो होती है वो समझ लो पर की तरह काम करती है, यानी कि पानी को ढकेलने का काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रू पंप की। स्क्रू पंप किस तरह से काम करता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो प्रेशर बढ़ाते हैं वो किस तरह बढ़ाते देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक इनलेट के ज़रिए से, यहाँ पे जो इनलेट होता है, समझ लो ये जो फिगर देख रहे हो उसके पीछे की तरफ एक इनलेट है जहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो टाइप के स्क्रू हो जिसमें तीच बनी है, यानी कि साज खाँचा बना है। ठीक है। तो दोनों जो होते हैं तीच वो आपस में एकदम जुड़े होते हैं। ठीक है। मतलब जो ज्वाइन नहीं होते, बस एक दूसरे के साथ इतने मतलब चिपके होते हैं कि वहाँ से मतलब कि वाटर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, निकल नहीं सकता वहाँ से, इतना पूरा पैक रहते हैं। ठीक है। तो अब और इसको जो एक है स्क्रू, समझ लो स्क्रू टाइप का, स्क्रू को हम लोग सब लोग देखे इसी टाइप का होता है। ठीक है। तो एक को हम लोग नचाते हैं मोटर के ज़रिए या इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए। ठीक है। तो दूसरा भी अपने आप रोटेट करना चालू कर देता है, नाचना चालू कर देता है, घूमना चालू कर देता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक तरफ से जब इनलेट आया तो इसके अंदर जब स्क्रू के अंदर से वो होता हुआ जाता है तो स्क्रू का जो सांचे के बीच से होता हुआ जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो सांचे के बीच में हम लोग देख रहे हैं किस तरह से जो वाटर है घूमते घूमते जा रहा है, घूमते घूमते जा रहा है, उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है। तो यही वर्किंग है स्क्रू पंप का। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गियर पंप की। ठीक है। कि किस तरह से गियर पंप काम करता है, इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दो तरह के गियर लगे। ठीक। तो इसमें जो जो तीत होती है वो दोनों एकदम ऐसे चिपकी होती है, जैसे मैंने बताया था पहले वाले में कि एकदम वैसे चिपकी होते हैं जिससे वाटर नहीं निकलता बीच से। ठीक है। वो एकदम समझ लो एयर टाइट होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक लो प्रेशर फ्लूइड देख रहे हैं, एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ हाई प्रेशर होके जा रहा है। ठीक है। तो जब ये एक जो गियर होता है एक को हम लोग रोटर के ज़रिए मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से दूसरा जो गियर है वो भी रोटेट करना साथ में चालू कर देता है। जिससे अब क्या होता है कि जो लो प्रेशर में फ्लूइड आ रहा था तो वो साइड से होता हुआ, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो साइड होता है तो वो कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है काफ़ी। ठीक है। तो जो लो प्रेशर में आ रहा था यानी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, अब उसकी वेलोसिटी कम होकर प्रेशर उसकी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो निकल जाता है हाई प्रेशर के, मतलब कि हाई प्रेशर का फ्लूइड बन के निकल जाता है बाहर। ठीक है। तो कुल मिला के मेन काम बस यही है कि लो प्रेशर में आ रहा था और हाई प्रेशर साइड से होते हुए जब वो जब निकलता है बाहर की तरफ तो उसका प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से गियर पंप वर्क करता है। ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक रोटर डायनेमिक पंप होता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तो अगर हम लोग ईंटा बांध ले सद्दी में, ठीक है, डोरी में एक ईंटा बांध के उसको खूब तेज नचाओ। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब वो एक बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, ठीक, जो ईंटा होता है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो वो क्यों बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो कारण होता है वो बाहर की तरफ भागने की जो कोशिश करता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि वो भागने की कोशिश करता है। और एक और फोर्स होता है जो कि उसको भागने से रोकता है, वो अंदर की तरफ लगता है। एक बाहर की तरफ जो लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है और जो अंदर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपीटल फोर्स होता है जहाँ तक। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि बाहर की तरफ फेंकने वाले फोर्स की। ठीक है। तो पंप में क्या काम होता है कि जब वो रोटेट करता है तो जो वाटर आता है उसमें तो वो साइड से मतलब फेंकने की कोशिश करता है और एकदम स्पीड और प्रेशर के साथ उसको बाहर फेंकता है। ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं तो ये सिंपली अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो टरबाइन पे पहले वाटर टकराता है, ठीक है, काफ़ी स्पीड और काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है वो, है ना, बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, एकदम जेट फॉर्म में आता है, टरबाइन से लड़ता है और उसके बाद टरबाइन जब रोटेट करना लगता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है कम एकदम, उसके बाद वो चला जाता है वाटर, है ना। तो इसी का उल्टा कर दो, जिससे मतलब कि टरबाइन जब रोटेट करता है तो क्या होता है कि बिजली बनती है, बिजली बनती है जनरेटर में जाता है, जनरेटर से बिजली बनती है। अब हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, उल्टा काम करने जा रहे हैं इसका। ठीक है। वाटर को एकदम पूरा प्रोसेस को रिवर्स कर दो। वाटर गिरा, जैसे सिलो गिर रहा था तो सिलो उसको वापस करो और उसके बाद जो मतलब मोटर है, मोटर से टरबाइन को नचा दो तुम, टरबाइन को नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पंप को, ठीक है, पंप को जब हम लोग रोटेट करते हैं या हम लोग उल्टा कर रहे हैं तो टरबाइन जैसे वापस रोटेट किया तो पूरी प्रोसेस वापस हो जाएगी। कैसे कि जो पानी गिर रहा था लो प्रेशर और वेलोसिटी के साथ, ठीक है, काफ़ी कम दाब और वेग के साथ,
तो वो जब वो टरबाइन वापस रोटेट करेगा उल्टा, तो वो वापस उसको मतलब हम लोग ने पावर दिया। अभी हम लोग ने पावर बनाया था, अब हम लोग पावर दे रहे, तो वो पूरी प्रोसेस को उल्टा करेगा। तो जैसे टरबाइन उल्टा नाचेगा तो वो जो वाटर जाएगा वापस अपने फुल स्पीड और वेलोसिटी के साथ वापस जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं, अगर भावनाओं को समझो मेरी, तो क्या है कि ये एक तरह का रिवर्स टरबाइन होता है। ठीक है, टरबाइन का रिवर्स होता है। टरबाइन बिजली बनाने का काम करता है, जबकि पंप जो होता है ठीक उसका उल्टा काम कर देते हैं। तो जो कम प्रेशर लो प्रेशर पे वाटर आता है उसका प्रेशर बढ़ा देता है ये। ठीक है, और कैसे बढ़ा रहा है, वो भी हम लोग बिजली दे रहे हैं, जिसकी वजह मोटर नाच रहा है, मोटर रोटेट कर रहा है। और मोटर जब रोटेट करने लगता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है, वो किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपली देखें, एक सिलेंडर हम लोग ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर भरा है। ठीक, हम लोग ने एक एक्सेस मान लिया ए। ठीक है, बीच से यानी वर्टिकल एक्सेस माने हैं। ठीक है, तो यानी कि सीधे सीधे जो एक्सेस है वो ए है। उसमें हम लोगों ने क्या काम किया, जो फ्री सरफेस वाटर का मान लिया, इसे डॉटेड करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो उसकी ऊपर की सतह हो गई। ठीक, अब हम लोग काम करते हैं जो ए एक्सेस है, यानी कि सिंपली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अक्सर देखे बचपन में या अभी भी करते होंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाल्टी के अंदर हाथ डालते हैं एकदम सीधे सीधे, और उसके बाद बच्चे लोग क्या काम करते हैं, अक्सर उसको नचाते हैं। तो जब उसको नचाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पानी बीच में थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है और बाहर की तरफ मतलब एकदम निकलने की कोशिश करता है वो। ठीक है, पानी बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। और अगर मान लो बाल्टी की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा हो, पानी कम हो, तो बाहर ना निकल नहीं पाता है। तो क्या होता है, उसका कुछ इस तरह का कर्व बन जाता है, जिस तरह का मैंने इस पर दिखाया हो, जिससे जो पानी की सतह ए मतलब कि डॉट डॉट करके दिखाया था उससे बढ़ के कुछ एच ऊंचाई तक चढ़ जाता है ऊपर पानी। ठीक है, तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले यहाँ पे। हम लोग ने क्या देखा कि पानी में बाल्टी में हाथ डाले, उसके बाद पानी को घुमा दिया। ठीक है, वर्टिकली, जिसकी वजह से पानी क्या है, किनारे की तरफ भागने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसी तरह इसके मतलब कि हम लोग भगा मतलब किनारे की तरफ जो भाग रहा है, ठीक है, वो किस वजह से भाग रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और जो सेंट्रीफ्यूगल यही फोर्स जो अभी हम लोग ने यहाँ छोटे से बाल्टी पे किया, उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक बड़े पंप में, यानी कि एक पंप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यही ले कहते हैं इसको कि सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। ठीक, अब हम लोग इसके मेन पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बात मेन पार्ट होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, एक इम्पिलर होता है। ठीक है, एक केजिंग होती है, चेजिंग। ठीक है, जो कवर होता है जिसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, वेंस को, यानी कि इसको कहीं इम्पिलर को रखा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें एक सेक्शन पाइप लगी होती है, एक डिलीवरी पाइप होती है, वाल्व्स होता है, पैकिंग वगैरह मतलब और बाकी चीज़ें होती है। ठीक है, एक्स्ट्रास ये होगा इसके कंस्ट्र मतलब कि कौन कौन सा चीज़ इसमें लगता है। ठीक, अगर हम लोग उसको बनाना है तो। अब हम लोग बात करते हैं इम्पिलर, पहला पॉइंट पे कि इम्पिलर होता है क्या, ये एक तरह की समझ लो व्हील होती है। ठीक है, या रोटर हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या काम करता है, चक्का तो हम लोग ने सभी लोग ने देखा है साइकिल वगैरह में, गाड़ी वगैरह में, तो उसमें किस तरह की वेंस किस तरह का डिज़ाइन बना रहता है ना। तो अभी मैं एक फ़ोटो भेजने वाला हूँ, उससे और समझेंगे कि किस तरह से चक्का बना होता है। ठीक है, किस तरह से डिज़ाइन होता है। ठीक, तो क्या मैंने बताया कि एक तरह का व्हील होता है या रोटर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एक बैकवर्ड कर्व का होता है, यानी कि पीछे की तरफ मुड़ा हुआ एक वेन होता है इसमें, यानी कि पंख टाइप का लगा होता है। ठीक है, जैसे अक्सर गाड़ी में हम लोग देखते हैं कि उसमें एक जो डिज़ाइन बना रहता है वो कर्व टाइप का। अभी मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसको देखो तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैंने जो फ़ोटो भेजा उसमें सब लोग देखो कि इस तरह का वेंस होती है। ठीक है, ये पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। इसमें हम लोग और क्या देख रहे हैं कि एक सेंटर पे छेद दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आई, जहाँ से पानी अंदर आता है। ठीक है, इसमें जो वेंस होती है, वेंस की संख्या जो ये मुड़ी हुई कर्व जो दिख रही है, वो वेंस कितनी होती है, 1 से लेके 8 तक हो सकती है। ठीक है, 1 से लेके 8 वेंस हो सकती है इसमें। ठीक, तो इसमें ये जो बना होता है इम्पिलर, जो कास्टेड किया जाता है वो ब्रॉन्ज वगैरह का या कोई भी अदर अलाउ जो होता है उसका बना होता है। ठीक है, और आगे देखें तो ये 3 तरह के इम्पिलर्स होते हैं, हम लोग ने इसमें फ़ोटो में देख पा रहे हैं क्या कि एक होता है ओपन इम्पिलर, एक होता है सेमी ओपन इम्पिलर, और एक होता है क्लोज इम्पिलर। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग ओपन इम्पिलर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि वेंस इसमें पूरी ओपन दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेमी ओपन में देख रहे हैं आधा खुली, और क्लोज में देख रहे हैं पूरी तरह से पैक है अंदर। ठीक है, तो ये जो खुली वाली होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इम्पिलर। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे लिक्विड के अंदर मान लो अगर सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह हो, जैसे कण वगैरह होते हैं ना, पत्थर वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, ओपन इम्पेलर का। जबकि अगर हम लोग सेमी ओपन की बात करें तो एक तरफ इसका क्या होता है, बेस प्लेट लगी होती है, जिसके वजह से एक प्लेट की वजह से ये एक साइड क्लोज होता है और दूसरी साइड जो होता है ओपन होता है, यानी कि दूसरी तरफ खुला होता है। ठीक, ये अगर मान लो लिक्विड वाली इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है तो इसके लिए हम लोग सेमी ओपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगला पार्ट है क्या, क्लोज्ड इम्पेलर। क्लोज्ड इम्पेलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब प्योर वाटर का अगर हम लोग को करना है, तो अगर प्योर वाटर का अगर हम लोग को पंप करना है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोज इम्पेलर। ठीक है, तो क्लोज इम्पेलर समझ लो एक बढ़िया तरीका, मतलब वो होता है, ठीक, कि वाटर को सप्लाई करने के लिए, लेकिन इसके लिए यूज़फुल होते हैं कहाँ पे, जब प्योर के लिए ज़रूरत हो। और जबकि अगर हम लोग देखें लिक्विड वाली अगर इम्प्योरिटी हो कुछ, ठीक है, तो फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं सेमी ओपन का। और अगर मान लो कोई कड़ वड़ है, पत्थर वत्थर जैसे छोटा, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओपन इम्पिलर। ठीक है, तो ये 3 तरह के इम्पिलर्स हो गए। आगे देखते हैं केजिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं केजिंग की। ठीक है, तो केजिंग भी जिस तरह से ये 3 तरह के होते हैं इम्पिलर, उसी तरह केजिंग भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, वॉल्यूट केजिंग होता है, वॉल्यूट केजिंग विद वॉर्टेक्स होता है, और डिफ्यूज़र और टरबाइन केजिंग होता है। ठीक है, तो इसमें जो केजिंग का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, केजिंग क्या होता है, पहले केजिंग एक तरह का एयर टाइट चेम्बर होता है। ठीक है, कि उसमें एकदम पूरे तरह से पैक होता है, जिसके अंदर जो वाटर पूरा भरा होता है, समझ लो अगर जब मोटर में चलाया जाता है तो वाटर अंदर भरा होता है, जिसकी वजह से जो वेन होती है अंदर इम्पिलर होता है, वो वाटर को लिफ्ट करने का काम करता है, यानी कि वाटर को भेजने का काम करता है, उसका प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो उसको करने का काम करता है। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक हम लोग देख रहे हैं कि जब डिस्चार्ज वाली जगह पे बीच से जो बीच वाले पार्ट को हम लोग ने क्या बोला था, वेन के आई, ठीक, आई से जब पानी आया, ठीक है, तो वो जब घूमते हुए जब जाता है तो उसका एरिया देख रहे हैं धीरे धीरे डिस्चार्ज की जगह पे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने की वजह से वेलोसिटी उसकी कम हो गई, प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये वॉल्यूट केजिंग काम करता है। ठीक, अगला है कि मतलब वो वाला क्या होता है, वॉल्यूट केजिंग विद वॉर्टेक्स। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ एक बीच में एक सर्कुलर चैम्बर लगा देते, और इसका लगाने की वजह से क्या होता है कि पूरा काम तो वैसे ही है, बस उसका क्या होता है इफ़िशियंसी, जो मतलब एनर्जी लॉस हो रही थी, एनर्जी जो घाटा में जा रही थी, जो लॉस हो रही थी एनर्जी, वो जिस किसकी वजह से, एडिस के बनने की वजह से। ठीक है, खाली जगह अगर होती तो एडिस बन जाता। ठीक, तो एडिस एक तरह का लॉस होता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे। ठीक, तो अभी बस खाली इतना जान लो कि एडिस बनने की वजह से जो लॉस हो रहा था वो कम हो जाता, जिसकी वजह से पंप की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। और इसका पीछे क्या कारण है कि हम लोग ने बस वही जो वॉर्टेक्स ला दे बीच में एक सर्कुलर चैम्बर लगा दिए। ठीक है, इस वजह से ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के। तो अपना नेक्स्ट कौन सा है कि डिफ्यूज़र चेजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक हम लोग डिफ्यूज़र व्हील लगा देते हैं, और उसमें गाइड्स वेंस भी लगा देते साथ में। ठीक है, तो मैं अभी फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें गाइड वेंस और उसको लगा देने से क्या होता है कि उसका जो मतलब प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ये समझ लो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरह से पंप काम करने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग और आगे देखेंगे किस तरह से वर्किंग होती है थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसको देख लो डिफ्यूज़र की किस तरह से होती है। तो ये फ़ोटो मैंने भेजा हो, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़र। हाँ, डिफ्यूज़र और टरबाइन चेजिंग। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के हम लोग ने पूरे में ये बस ख्याल यही देखा है कि हम लोग वेलोसिटी को कम कर रहे हैं और प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि जब मान लो आई से जब वाटर आया अंदर, ठीक है, तो जब ये मतलब इम्पिलर है वो रोटेट करना चालू करा, क्योंकि इम्पिलर एक तरह का रोटर होता है, वो रोटेट करना चालू किया, जिसकी वजह से जो पानी है उसको किनारे फेंकता है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है बढ़ने की कोशिश होती है, बढ़ती है जैसे ही, तो उसका एरिया क्योंकि हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी जैसे जैसे कम होती है उसका प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। कुल मिला के हम लोग यहाँ पे फंडा सिर्फ इतना कर रहे हैं कि वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग ने जब किया तो वाटर अब जो जा रहा है वो काफ़ी प्रेशर में जा रहा है। अब मान लो जो वाटर बीच में आया तो उसको हम लोग ने किनारे फेंक दिया, तो अंदर क्या बन गया, बीच में वैक्यूम बना, वैक्यूम बना तो वाटर फिर वापस वहाँ पे चढ़ता है। ठीक है, तो वाटर जो नीचे से वापस फिर वहाँ पे आता है, फिर वो किनारे फेंकता है, फिर खाली होता है, वैक्यूम बनता है, निर्वात बनता है, फिर वाटर ऊपर चढ़ता है बीच में। तो इस तरह से वाटर चढ़ता जाता है, वो किनारे फेंकता जाता है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और प्रेशर बढ़ता जाता है। इस तरह से इसकी पूरी वर्किंग है। ठीक है, फिर हम लोग को जितना ऊंचाई तक उसको पहुंचाना होता है उसका प्रेशर हम लोग बढ़ा के उसको पहुंचा देते हैं वाटर को। ठीक है, तो ये हो गया अपना
कौन सा कि कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ऑपरेशन किस तरह से काम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये टोटल। ठीक है, तो अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे सेक्शन हेड क्या होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन हेड क्या होता है पहले समझते हैं। कि मान लो वाटर का जो नीचे सबसे ग्राउंड में जो वाटर होता है, एकदम नीचे जो वाटर होता है सतह पर, तो जो सतह से लेकर ऊपर तक की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, वर्टिकल ऊंचाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि सेक्शन हेड, यानी कि जहाँ तक सेक्शन होता है मोटर के इनलेट तक, ठीक है, जहाँ तक मतलब सेक्शन हो रहा है, सेक्शन पाइप जहाँ तक है उसी को हम लोग सेक्शन हेड बोलते हैं। डिलीवरी हेड क्या बोलते हैं, जिस ऊंचाई तक, यानी कि डिलीवरी पाइप की जितनी ऊंचाई, या कह लो जितनी ऊंचाई तक हम लोग को पानी पहुँचाना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी हेड। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक हेड क्या होता है, स्टैटिक हेड को हम लोग बोलते हैं कि सम ऑफ, जैसे कि एकदम सिंपल सिंपल डिफिनेशन है कि सम ऑफ किसका, स्टैटिक हेड और डिलीवरी हेड। ठीक है, तो जो सेक्शन हेड है और डिलीवरी हेड का, यानी कि उसी को सम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक हेड, यानी कि एच एस टी हम लोग ने लिखा है, एच स्टैटिक बराबर हेड सेक्शन प्लस हेड डिस्चार्ज, डिलीवरी या डिस्चार्ज। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि लॉस ऑफ हेड क्या होता है। ठीक है, तो हेड में जो लॉस होते हैं वो कैसे होते हैं कि जितना भी लॉस हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग, उसी के सम को हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉस ऑफ हेड। जैसे लॉस कहाँ कहाँ होता है कि लॉस ऑफ, अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन में, जब सेक्शन हो रहा है पाइप में जब सेक्शन हो रहा है, यानी कि पानी जब चढ़ रहा है, पानी का सेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस होगा, तो उसको HLS लिख दिए। ठीक है, डिलीवरी पाइप में कुछ फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, ठीक है, तो सेक्शन पाइप में जो लॉस हुआ उसे HLS लिख लिए। जो डिलीवरी पाइप में लॉस हो रहा है उसको लिख लिया HLD। ठीक है, और जो वेरियस पाइपिंग फिटिंग, यानी कि कई पाइप की फिटिंग वगैरह किया जाता है उसमें कुछ लॉस हो रहा होगा, ठीक है, तो उसे HLF लिख दिए। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से या और भी जिस चीज़ की वजह से, फिटिंग की वजह से कह लो। ठीक, उसके बाद क्या है कि हेड लॉस मतलब आउटलेट पर, ठीक है, हेड लॉस जो होता है कुछ आउटलेट पे भी होगा जब निकलेगा बाहर, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग मान लिया V²/2G। तो कुल मिला के इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस खाली इतना, खाली या यूँ समझ लो, खाली ये फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, अभी मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, बस खाली उतनी चीज़ को याद करके वैसे लिख देना। ठीक, या और अच्छे से जानना होगा तो बुक्स वगैरह का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस खाली इतनी चीज़ बता रहा हूँ। तो HLS यानी कि अभी ये फार्मूला में भेज रहा हूँ, उसको देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देखा HL क्या है HLS प्लस HLD प्लस HLF प्लस V²/2G। ये क्या हो गया, हेड लॉस, टोटल हेड लॉस जो हो रहा है। ठीक है, यही यानी कि यही सब के सम को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ हेड। उसके बाद मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि सम होता है स्टैटिक हेड और हेड लॉस का। ठीक है, हेड लॉस का अगर हम मान लो HE से करते हैं या HL से करते हैं, ठीक है, तो यही के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक हेड। ठीक, उसके बाद लॉसेस कितने तरीके होते हैं, 3 तरह के लॉसेस होते हैं। कौन कौन से, एक हाइड्रोलिक लॉस होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक लॉस होता है और एक मैकेनिकल लॉस होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लॉस क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो इम्पेलर में हो गया या केजिंग की वजह या एडीज वगैरह जो मैंने बताया उसकी वजह से, फॉर्मेशन की वजह से जो लॉस हो रहा है। ठीक है, या हाइड्रोलिक लॉस मतलब छोटे छोटे लॉस जो भी होते हैं सेक्शन में, डिलीवरी पाइप में, तो ये सब हाइड्रोलिक लॉस है। वॉल्यूमेट्रिक लॉस, अगर मान लो कहीं लीकेज वगैरह हो गया तो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है। ठीक है, कि मान लो पानी आ तो रहा है ज़्यादा और जा रहा है कम, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक लॉस। मैकेनिकल लॉस, मान लो बियरिंग हो गया या फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है, ठीक है, ये सब हो गया मैकेनिकल लॉस। अब हम लोग इफिशियंसी की बात करते हैं, तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, HMA, यानी कि मैनोमेट्रिक हेड अपॉन मैनोमेट्रिक हेड प्लस हाइड्रोलिक लॉस, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, Q/Q प्लस डेल्टा Q, मतलब लॉस ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज में जो लॉस हो रहा है या वॉल्यूमेट्रिक लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको डेल्टा Q मान लिए यहाँ पे, और Q क्या है, डिस्चार्ज है। ठीक, मैकेनिकल लॉस, तो ये फार्मूला हो गया। ओवरऑल अगर इफिशियंसी हम लोग देखें तो क्या आएगी कि मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इंटू क्या है कि मैकेनिकल इफिशियंसी, तो यही तीनों के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक है, उसके आगे आता है पावर। तो पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या देख रहे हैं कि WHMA क्या है कि मैनोमेट्रिक हेड ऑफ लिक्विड, ठीक है, वही मैनोमेट्रिक हेड। ठीक, और NO क्या है कि ओवरऑल इफिशियंसी है, किलोवाट तो हम लोग जानते हैं 1000 जानते हैं। ठीक है, और W क्या है, वेट ऑफ लिक्विड, डिलीवरी जो लिक्विड भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पावर कितना चाहिए पंप को चलाने के लिए। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हम लोग ने देखा WHMA अपॉन 1000 इंटू
इफ़िशियंसी, ओवरऑल इफ़िशियंसी किलोवाट, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज़ और कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है पंप में, ठीक है। अभी इससे पहले जो स्पेसिफिक स्पीड हम लोग ने एक बार पहले भी पढ़ा था, ठीक है, जहाँ हम लोग ने देखा था कि बड़े साइज वो जो शेप को बनाना है, उसी तरह का एक छोटा सा शेप बना लिए, उसी तरह का छोटा सा टरबाइन बना लिए, फिर उसके बाद चला के उसको चेक कर लिया था, ठीक है। इसी तरह पंप में भी होता है, ठीक है। बड़े पंप को बनाने से पहले एक छोटा सा बना के चेक कर लेते हैं, ठीक है, सेम ज्योमेट्री का, शेप का, ठीक है। तो इसमें भी बस बात वही है, बस इसका फार्मूला चेंज हो जाता है पंप के लिए। एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4, बस बाकी चीज़ वही बातें हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमिंग क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी पंप वगैरह को चलाने से पहले, जैसे अगर हम लोग मान लो न्यू हैंड पंप लगाए घर पे, ठीक है, अगर नया हैंड पंप लगाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले है ना, हम लोग कोई बाहर से पानी को अंदर पूरा भर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जितने हवा है सारी की सारी बाहर आ जाए। फिर हम लोग उसको यूज़ करना चालू कर देते हैं, जिससे वो वर्क करना चालू करता है, ठीक है। तो प्राइमिंग इसी को कहते हैं कि अगर मान लो कोई पंप है, ठीक है, सेक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप और केजिंग वगैरह में पूरा पानी को हम लोग भर देते हैं किसी बाहर से की सोर्स से, ठीक है, बाहर से पानी जो भर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी अंदर की गैस निकल जाए। फिर उसके बाद जब पूरा भर दिए उसको, तब जब उसको भरने की पूरी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमिंग, ठीक है। अब जब प्राइमिंग हो गया तो अब उसके बाद हम लोग उसको वर्क करेंगे, पंप हो या हैंड पंप हो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्राइमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अपना ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ज़्यादा एकदम डिटेल में, अगर मैं बोलूँ तो एकदम डिटेल में नहीं गए, बस खाली इतना चीज़ जाना कि हर चीज़ के बारे में, कि अगर एग्ज़ाम में आया तो हम लोग उतना है कि लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अगर किसी को और ज़्यादा अगर मतलब डिटेल में जानने के लिए आप लोग बुक का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं तो कहूँगा, ठीक है, कि मतलब कुछ चीज़ें और अच्छे से मतलब क्लियर हो जाए, ठीक। तो और अगर कोई चीज़ छूटा होगा तो उसको भी देख लेना, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से जितना हुआ मुझे मतलब ठीक लगा उतना मैंने पूरा बता दो इस चैप्टर में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। तो मैंने मेन मेन बातें जो जो थी वो सब बता दिया। इसको अगर डिटेल में आपको समझना है तो आप लोग बुक का इस्तेमाल करिए, वीडियोज़ वगैरह का इस्तेमाल करिए, ठीक है, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर इसी से क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो फिर ये वाला भी चैप्टर अब कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आगे बाद में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग के लिए